हाय मित्रों, द स्टडी आईएएस विद सनोप देवासी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अभी हम यूपीएससी सीएससी 2023 पीटी है उसको ध्यान में रखते हुए जो विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है, मित्रों ये बहुत बेस्ट इंस्टीट्यूशन है आईएएस स्टडी के संदर्भ में, और इसकी टेस्ट सीरीज हम डिस्कशन करेंगे। एक ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज है, इस दृष्टि से आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है टेस्ट सीरीज। आप जरूर देखिए, साथ में अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। और मित्रों, दूसरी बात आपको बता देता हूँ, जो भी विजन आईएएस की टेस्ट है हम उसको डेली बेस पे विभिन्न खंडों में प्रतिपादन करेंगे। रोज के 10-15 क्वेश्चन करेंगे ताकि आसानी से हम क्वेश्चन कर पाए विथ एक्सप्लेन विश्लेषण, बेस्ट विश्लेषण के तहत, और साथ में रिवाइज भी आसानी से हो सकता है इसमें। और इसी में जो सब्जेक्टिव टेस्ट है विजन आईएएस के प्रारंभिक खंड है, उनमें जो सब्जेक्टिव है पहले वो करेंगे, फिर जो बाद में आएंगे टेस्ट सीरीज, अभी सभी टेस्ट आए नहीं है विजन के, वो हम जैसे जैसे आते रहेंगे टेस्ट उसका विश्लेषण करते रहेंगे। जो ऑल ऑफ सभी सब्जेक्ट के साथ में आएंगे उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो मित्रों, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित, ये पहला टेस्ट है। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, संविधान में निहित धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना, ये ध्यान रखना। जो मूल अधिकार के तहत धर्म की स्वतंत्रता के बारे में दे रखा है उसके बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। इसमें पहला ये कह रहा है कथन, इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता शामिल है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। दूसरा ये कह रहा है, ये सभी धर्म परिवर्तनों पर रोक लगाता है। आपको बताना ये दूसरा कथन सत्य है या असत्य। क्या ये धर्म परिवर्तन, तो एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन होता है, ये उस पर रोक लगाता है या नहीं लगाता, आपको बताना है। तीसरा कथन ये कह रहा है कि विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन से कथन सत्य है। मित्रों, आपने अगर मूल अधिकार का मोटे तौर पे विश्लेषण किया होगा तो आप सभी को ये तो पता होना चाहिए, जो हमारे अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और 29 और 30 ये अधिकार है सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए। बाकी सभी मूल अधिकार है भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन गलत हो जाता है, क्योंकि ये कह रहा है विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो मित्रों, आपको बता देता हूँ, ये धर्म की स्वतंत्रता है, ये विदेशी नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन रॉन्ग हो गया। अगर आप एलिमिनेशन से देखोगे तो इसका आंसर आसानी से निकाल पाओगे। तो मित्रों, इसका तीसरा कथन रॉन्ग हो गया, तो हम एलिमिनेशन निकाले तो हमारा सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, और साथ में डी ऑप्शन है वो भी रॉन्ग हो गया। अब हमारे पास जो बचा है, या तो ऑप्शन ए हो सकता है या बी हो सकता है। इसमें या तो आपका ऑप्शन एक सही हो सकता है या दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग दे रखे हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला ये कह रहा है, आपको बता देता हूँ मित्रों, जो पहला ये कह रहा है धर्म का पालन न करना, किसी धर्म से तटस्थ रूप धारण करना भी इसके तहत स्वतंत्रता है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर स्टेटमेंट आया हुआ है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। अब आपको दूसरा पता ही नहीं हो और पहला सही ढंग से हो तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर केवल और केवल एक होगा सही, और ऑप्शन ए। इस दृष्टि से देखें तो इसका सही आंसर ए होगा। और आपको बता देता हूँ, जो धर्म परिवर्तन है ये रोक नहीं लगा रहे हैं, और इस पर ना तो केंद्र सरकार का कोई कानून बना हुआ है, राज्य सरकारें अभी बना रही कानून। इस दृष्टि से आपको ध्यान होना चाहिए, ये मुद्दा करंट में भी रहा है। इस दृष्टि से आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार बना रही कानून और केंद्र में इसका कोई कानून नहीं बना हुआ है, ना संविधान में ऐसा कह रखा है कि आप एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन गलत हो गया, और इसका एक ही सही है, ऑप्शन ए, और इससे आंसर हमारा एक आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, संविधान की अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति निहित है। आपको बताना है, जो वित्तीय आपातकाल है 360 के तहत, उसकी घोषणाएं कौन करते हैं, उसकी घोषणा की शक्ति किसमें निहित है। तो मित्रों, ये एक सरल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। ये राष्ट्रपति में निहित है, और राष्ट्रपति घोषणा करने के बाद संसद से अनुमोदन करवाता है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, 2 महीने बाद में अनुमोदन करवा सकता है। इस दृष्टि से और एक ये इम्पोर्टेंट बात है कि अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल
नहीं लगा, ये भी आपको ध्यान रखने की बात है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021, जो हमारी वन रिपोर्ट प्रकाशित हुई है 2021 में, उसके संदर्भ में आपको जो कथन दे रखे हैं उस कथन के बारे में बताना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। मित्रों, आपको सही है वो नहीं बताने, आपको ये बताना है इसमें कौन से कथन सही नहीं है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला ये कह रहा है, इसे प्रतिवर्ष भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया जाता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य, इसको प्रतिवर्ष किया जाता है या नहीं किया जाता है। दूसरा कह रहा है, वन क्षेत्र में 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई है। आपको बताना दूसरा कथन सत्य है या असत्य। तीसरा ये कह रहा है, विगत 2 वर्षों में वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में देखी गई। आपको बताना है जो वन आवरण है उसमें सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में देखी या नहीं देखी गई है। इस दृष्टि से देखें तो मित्रों, हम आप सभी को पता होना चाहिए, आपने वन रिपोर्ट पर थोड़ा बहुत ही अध्ययन किया होगा, आप सभी को पता होगा कि ये 1 साल में ना होकर 2 साल में आती है। इस दृष्टि से आपका पहला कथन रॉन्ग हो गया। और मित्रों, दूसरे कथन आपको डाटा याद भी नहीं होगा, फिर भी आपको एक कॉमन सेंस होना चाहिए। क्या यार 10,000 वर्ग किलोमीटर कैसे बढ़ सकता है? हाँ, 2,000 3,000 के आसपास ग्रोथ हो सकती है साल 2 साल में, लेकिन 10,000 वर्ग किलोमीटर ग्रोथ होना एक बहुत बड़ी बात है। इस दृष्टि से आपके कॉमन सेंस से भी देखें तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो रहा है। पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, क्योंकि ये सीधे सवाल है। अगर आपने अध्ययन थोड़ा बहुत ही किया होगा वन रिपोर्ट का तो ये आसानी से मिल सकते हैं, ऐसे ज़्यादा हार्ड नहीं है। हार्ड क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज आएंगी उसमें रहेंगी, ये बहुत सरल सरल क्वेश्चन है। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है, विगत 2 वर्षों में वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में देखी गई। तो मित्रों, अगर आपको याद होगा या नहीं होगा फिर भी बता देता हूँ, जो अपना आंध्र प्रदेश है इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन भी रॉन्ग हो गया। तो मित्रों, आपको रॉन्ग ही पूछा है, कौन से कथन सही नहीं है, मतलब गलत है, कौन से कथन गलत है। तो मित्रों, तीनों कथन हमारे गलत है। इस दृष्टि से देखें तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। 1, 2 और 3 तीनों हमारे रॉन्ग है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समानताएं विद्यमान हैं। आपको जो समानताएं है भारतीय संसद प्रणाली और ब्रिटिश संसद प्रणाली, वो बतानी है। कौन कौन सी समानताएं हैं, आपको समानताएं बतानी है। पहला ये है, संसद की सर्वोच्चता। आपको बताना है कि ये समान है या नहीं है, आपको पहले कथन के बारे में बताना है। तो मित्रों, आपने सभी ने अध्ययन किया होगा कि हमारे भारत में सबसे सर्वोच्च कौन है। अगर आपने पॉलिटी के बारे में एक नॉर्मली अध्ययन किया होगा तो फिर भी आपको पता होगा कि हमारे यहाँ संसद सर्वोच्च नहीं, हमारी संविधान सर्वोच्च है। इस दृष्टि से देखो तो ये तो ऑप्शन पहला तो समान हो ही नहीं सकता, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारा कथन गलत हो गया। तो अगर एक निकाल दे तो हमारे एलिमिनेशन मेथड से कौन से एलिमिनेशन हो रहा है, आपको सही पूछा, ये ध्यान रखना। तो सही एक तो है ही नहीं, तो आप ये निकाल सकते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, दोनों आप निकाल सकते हैं, एलिमिनेशन कर सकते हैं। अब आपके पास या तो तीनों रॉन्ग हो सकते हैं, सी ऑप्शन हो सकता है, या डी ऑप्शन हो सकता है। आप सभी को पता होना चाहिए जो निर्वाचन राज्य प्रमुख हैं, जो ब्रिटेन में हैं वो तो वहाँ की महारानी होती है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं, निर्वाचित होते हैं, वहाँ पे राज्य प्रमुख निर्वाचित नहीं होता। इस दृष्टि से हमारा दूसरा भी रॉन्ग हो गया। अब तीसरा कथन ये कह रहा है कि बहुमत प्राप्त दल का शासन। तो मित्रों, आप सभी को बता देता हूँ अगर याद नहीं हो तो भी, क्योंकि भारत में भी जिसके पास बहुमत होगा उसी की सरकार बनेगी। ब्रिटेन में भी ये व्यवस्था है कि जिसके पास बहुमत होगा उसी की भी सरकार बनेगी। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन सत्य हो गया। आपको सही पूछा है तो इसका सही ऑप्शन केवल और केवल 3 होगा, ऑप्शन सी आपको याद रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर सी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर ये कह रहा है, नीति आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। जो नीति आयोग के पदाधिकारी हैं उस पर आपको बताना है कौन से कथन सही है।
आपको ये कह रहा प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। मित्रों ध्यान रखिए, नीति आयोग के बारे में अध्ययन किया होगा। मित्रों सवाल सरल ही है, आपको सही ढंग से और लॉजिक से उत्तर निकालना है। आपको बता देता हूँ कैसे, आप सभी को पता होना चाहिए। ये कह रहा प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त, और नीति आयोग का आप सभी को पता होना चाहिए, इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। तो ये तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि प्रधानमंत्री खुद अध्यक्ष को कैसे नियुक्त कर सकता है। तो इस दृष्टि से देखें तो अध्यक्ष तो हो ही नहीं सकता है। हमारा पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है, पहला आप निकाल देते हो तो ना एलिमिनेशन मेथड से, तो हमारा जैसे ये निकल गया तो हमारा ऑप्शन बी तो कैंसिल हो गया और ऑप्शन डी कैंसिल हो गया। और बाकी मित्रों बता देता हूँ, जो उपाध्यक्ष है उसको भी प्रधानमंत्री करता है, तो विशिष्ट आमंत्रित लोग हैं उसको भी प्रधानमंत्री करता है, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा भी सत्य है और तीसरा भी सत्य है और ऑप्शन फोर्थ भी सत्य है। इस दृष्टि से देखें तो इसका सही आंसर ये होगा, केवल 2, 3 और 4। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 6 नंबर, सरकार के भारतीय स्वरूप में एकात्मकता प्रकृति वाले संघ के रूप में वर्णित किया गया है, ये आपको बताना है। संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान इस प्रवृत्ति का समर्थन करते हैं। तो एकात्मकता की प्रकृति है भारतीय संविधान की, आपको पता होना चाहिए। हमारा संघीय रूप भी है और एकात्मकता की प्रकृति है वो भी हमारे संविधान में निहित है। विशिष्ट परिस्थितियों में ये निहित है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो एकल और लचीला संविधान, तो मित्रों हमारा ये कथन सही है, क्योंकि संविधान में संशोधन करने की शक्ति केंद्र के पास है जो एक रूपता को दर्शाती है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन भी सत्य हो गया। दूसरा कह रहा है अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उसका संचालन और नियंत्रण केंद्र के पास होता है। इस दृष्टि से देखें तो ये भी एक रूपता के सिद्धांत को सत्यापित करता है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन भी सही हो गया। और तीसरा कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति, और यही हमारा सही हो गया। तो तीनों ऑप्शन सही हो गए। इसके अलावा आपातकाल का प्रावधान है, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, ये भी एकात्मकता के रूप को दर्शाते हैं। इस दृष्टि से तीनों कथन हमारे सही हो गए, तो इसका सही आंसर डी हो गया, 1, 2 और 3। मित्रों अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है 7 नंबर, ये कह रहा है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जो है उसके संदर्भ में सही कथन बताना है। पहला ये कह रहा है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में केवल नागरिक शामिल हैं, आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। दूसरा कह रहे हैं भारत में प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए एनपीआर में रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कराना अनिवार्य है, आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तीसरा कह रहा है एनपीआर के लिए सर्वप्रथम 2010 में जनगणना 2011 के मकान सूचीकरण चरण के साथ आंकड़े एकत्रित किए गए थे, आपको बताना तीसरा कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों आपने अगर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के बारे में थोड़ा बहुत ही अध्ययन किया होगा तो आप सभी को पता होना चाहिए ये नागरिकों के साथ साथ जो सामान्य निवासी है पिछले 6 महीने से रह रहे उन्हीं का भी रजिस्ट्रेशन करता है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन असत्य हो गया। तो मित्रों एलिमिनेशन मेथड से देखें तो हमारा अगर एक निकाल देते हैं तो हमारा ऑप्शन ए कैंसिल हो गया और ऑप्शन डी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन बचा बी और सी। तो मित्रों 3 नंबर है वो दोनों में आ रहा, तो 3 नंबर ऑटोमेटिक सही होगा, तो हमारा तीसरा सही हो गया। अगर आपको पता भी नहीं होता, अगर एलिमिनेशन मेथड से देखें तो भी हम इसका आंसर निकाल देते हैं। तो मित्रों ये दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, तो मित्रों आपको बता देता हूँ इसमें पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है एनपीआर में। इस दृष्टि से हमारा ये दूसरा कथन भी सत्य हो गया। तो दूसरा और तीसरा सत्य हो गया, तो हमारा ऑप्शन 2 सही होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा।
अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना, जो 2 कथन दे रखे हैं उसमें से सही कथन बताना है। पहला ये कह रहा है, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कोई सीमा आरोपित नहीं है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। क्या संविधान संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है वो असीमित है या सीमित है, आपको बताना है। तो मित्रों, आप सभी को पता होना चाहिए कि संविधान संसद की जो संशोधन करने की क्षमता है वो एक सीमित है, क्योंकि मूल ढांचे की जो संरचना का सिद्धांत दिया था सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के मामले में, तो उसमें ये कहा गया कि आप मूल ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकते हो। इस दृष्टि से देखें तो इसकी असीमित शक्ति नहीं होती है, उस पर सीमा आरोपित की गई है। इस दृष्टि से हमारा एक आंसर ऑप्शन गलत हो गया। और दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है, केवल राष्ट्रपति ही निर्धारित कर सकता है कि कोई मामला संविधान के मूल ढांचे का भाग है या नहीं है। तो मित्रों, ये ऑप्शन तो बहुत सरल है, आप सभी को पता होना चाहिए कि मूल ढांचे का निर्धारण राष्ट्रपति न करके सुप्रीम कोर्ट करेगा। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन भी असत्य हो गया। अब एक और दो दोनों असत्य हो गए, आपको सही पूछा है, तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। दोनों सही नहीं है, ना तो एक और ना दो। अब हमारा अगला क्वेश्चन 9 नंबर ये कह रहा है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, आपको जो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसके संदर्भ में बताना है। आपको सही कथन ही पूछा है, सही कथन बताना है, ये ध्यान रखना, आपको यहाँ सही पूछा है। इसमें हमारा पहला कथन ये कह रहा है, भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। आपको बताना कि भारत दूसरा बड़ा शेयरधारक है या नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों इसके सदस्य नहीं है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। तो दोस्तों, ये एक मीडियम टाइप का सवाल है, आप सभी को एशियाई अवसंरचना बैंक के बारे में ध्यान होना चाहिए। ये 2-3 बैंक के इम्पोर्टेंट है ईपीएससी के दृष्टि से, जैसे एशियाई डेवलपमेंट बैंक और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको अध्ययन करना चाहिए। इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है इसके बारे में बता देता हूँ मित्रों। भारत ना होके जो जापान और अमेरिका है, ये समान शेयरधारक के साथ पहले और दूसरे पायदान पे बैठे हैं। तीसरे पायदान पर भारत है और उसके बाद में चाइना आता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें तीसरे पायदान पे भारत है, भारत की शेयरधारिता तीसरे स्थान पर है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा ये ऑप्शन 2 कैंसिल हो गया, सॉरी 1 कैंसिल हो गया और हमारा 2 भी कैंसिल हो गया, क्योंकि 2 में ये कह रहा है जापान और अमेरिका नहीं है मित्रों, ये सबसे बड़े शेयरधारक है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें आइडिया के हिसाब से देखें तो 25 से 26 के आसपास इसके शेयर हैं इसमें, और भारत का 6 पॉइंट कुछ समथिंग है, आपको याद रखना चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो दोनों कथन गलत हो गए। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया, ना तो 1 और ना 2। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की कमियां हो सकती हैं। आपको मित्रों लोकतंत्र की कमियां बतानी है। मित्रों, ऐसे तो आप सभी को पता होता है कि भाई लोकतंत्र इज अ बेस्ट शासन प्रणाली, बट फिर भी अपन 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि लोकतंत्र पूर्ण रूप से सही है। तो इसमें कुछ कमियां हैं, वो कमियां आपको बतानी है। और इसमें आपको सही पूछा है, सही ऑप्शन कौन सा, जो 3 ऑप्शन दे रखे उसमें से आपको सही ऑप्शन है वो बताना है। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। आपको पहला ऑप्शन ये कह रहा, तो मित्रों ये जो ऑप्शन संभावना वाले आते हैं उसमें हमेशा लगभग सत्यता की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि हो सकता है यार ऐसी कोई चीज़ है, होने की संभावना तो हर किसी में हो सकती है, कोई सही आदमी भी गलत हो सकता है, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। इस दृष्टि से देखें तो ये कह रहे हैं लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, जिससे अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। तो मित्रों होती है, आपको पता है, कभी ये सरकार गिर जाती है तो दूसरी सरकार आती है, तो ये ऑप्शन लोकतंत्र में ज़्यादा होता है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन ये कमी ही है इसमें, क्योंकि होता है ये ऑप्शन। और दूसरा ये कह रहा है लोकतंत्र भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है। देखो इसमें भी संभावना वाला नजर आ रहा है।
आपको ऐसे ध्यान रखने चाहिए, कुछ संभावने वाले होते हैं उसमें थोड़ा सही होने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो इस दृष्टि से दूसरा भी है, लोकतंत्र भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है क्योंकि चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित होता है। तो मित्रों, ये हमारे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये आजकल सही भी हो रहा है। तो इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो गया, ये भी लोकतंत्र की कमी है। तीसरा कह रहा है लोकतंत्र में उग्र या गैर जिम्मेदार निर्णय की संभावना बढ़ जाती है। तो मित्रों, आप तीसरे कथन पे गौर से गौर करोगे तो आप सभी को पता होना चाहिए इसमें गैर जिम्मेदाराना की अवधारणा है वो थोड़ी बढ़ी हुई होती है, क्या नाम, मतलब बेहतर होती है। तो इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन सही होने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र की एक खूबी है, इसमें जवाबदेहिता थोड़ी राजतंत्र की तुलना में अधिक होती है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन असत्य हो गया, और एक और दो सत्य हो गए, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो गया, एक और दो, क्योंकि आपको सही पूछा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11th नंबर। मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। आपको जो मूल अधिकार दे रखे हैं उसमें से कौन से कथन सही हैं, आपको सही कथन पूछे हैं। पहला ये कह रहा है, सॉरी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है 11th नंबर। मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको मूल अधिकारों के संदर्भ में सही कथन बताना है। ऑप्शन एक ये कह रहा है ये अनुउल्लंघनीय प्रकृति के हैं, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो मित्रों, आप सभी को पता होना चाहिए मूल अधिकार में संशोधन हुए भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात उठी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप मूल संरचना है उसको प्रभावित नहीं कर सकते। इस दृष्टि से ये कह रहा है संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो मित्रों, हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अगर देखो एलिमिनेशन मेथड से देखें तो हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया और ऑप्शन डी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा ऑप्शन बी और सी। तो दोनों में आ रहे हैं, तो इसका आश्चर्य है कि दूसरा हमारा कथन सही होगा। ये राज्य और निजी व्यक्ति दोनों की कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध है। तो दोस्तों, आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कुछ मूल अधिकार होते हैं वो राज्य और निजी व्यक्तियों के प्रति भी होते हैं। सामान्यतः राज्य के प्रति अधिकार होते हैं मूल अधिकार, बट कुछ जैसे शोषण का अधिकार, छुआछूत का अधिकार, ये छुआछूत एक व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। ऐसे नहीं रेस्पेक्ट करते कि ये शोषण, आपका शोषण ये किसी फैक्ट्री ने कर दिया कि ये तो राज्य के अंदर नहीं आता है तो ये मूल अधिकार के तहत नहीं, ऐसा नहीं होता। जीवन जीने का अधिकार ये एक निजी व्यक्ति के खिलाफ भी उपलब्ध होते हैं। इस दृष्टि से हमारा ये दूसरा कथन सत्य हो गया। तीसरा कथन ये कह रहा है वे कार्यपालिका और विधायिका दोनों की निरंकुशता पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। तो मित्रों, आप सभी को पता होना चाहिए ये स्पष्ट ऑप्शन है कि ये अधिकार है ये कार्यपालिका और विधायिका के कार्य को नियंत्रित करते हैं, कि आपको इन मूल अधिकारों के बिना उल्लंघन के कार्य करना होता है आपको। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा ऑप्शन भी सत्य हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी केवल 2 और 3 होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मूल कर्तव्यों के संदर्भ में है मित्रों। ये कह रहा है मूल कर्तव्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको सही पूछा है, और जो कूट दे रखे हैं इसमें भी आपको सही कूट भी चुनना है, ये आपको ध्यान रखना। पहला कह रहा है इसका उपयोग न्यायालय द्वारा किसी विधि की संवैधानिकता को निर्धारण करने हेतु किया जा सकता है। दोस्तों, आपको थोड़ा अजीब लगेगा बट बता देता हूँ। किसी संवैधानिकता की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मूल कर्तव्यों का पालन कर सकता है, उसका परिप्रेक्ष्य ले सकता है। तो इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन सत्य हो गया। और दूसरा कथन ये कह रहा है इन्हें संसद द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से लागू किया जा सकता है। तो मित्रों, आप सभी को पता होना चाहिए ये विधि निर्माण के तहत लागू किए जा सकते हैं। जैसे हमारा मूल कर्तव्य वन संरक्षण से संबंधित है, तो हमारा वन कानून आ गया। तो इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कथन भी
सत्य हो गया, ऑप्शन 2 भी सत्य हो गया, ऑप्शन 1 भी सत्य हो गया। तो आपको सही ऑप्शन ही पूछा है, तो इसका सही आंसर सी होगा, 1 और 2 दोनों। मित्रों, इसी के साथ हमारी श्रृंखला जो हम टेस्ट 1 के कुछ खंड लिए थे, उसमें पहला खंड है ये समाप्त होता है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे अगले खंड में हम प्रतिपादन करेंगे। आप ज़रूर देखिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।